हमारा टॉपिक चल रहा है ओल्ड राजस्थान में आरबीएससी चल रही थी और एनसीईआरटी, जहाँ से एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इससे पहले हमने वृहद भारत के एमसीक्यू जो वन लाइनर प्रश्न थे ना वो सब करवा लिए हैं। और अब मैं जो करवाने जा रही हूँ ना, आज ये टॉपिक होगा। गढ़वाल वंश कन्नौज का था। चंद्रसेन संस्थापक। अंतिम जयचंद जो संयोगी था, आपको पता है इसकी पुत्री थी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो इन दोनों के बीच में प्रेम संग्राम था ना, प्रेम प्रसंग की जो व्याख्या हमने कहानी स्टोरी भी सुनी हुई है कि एक पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उसी के गले में ये माला डाल देती है संयोगिता। फिर पृथ्वीराज वहाँ आ जाता है और उसे उठा के ले जाता है और शादी कर लेता है। फिर जयचंद पे मोहम्मद गोरी ने इसको समाप्त किया था। जब मोहम्मद गोरी आया था ना 1194 में, जयचंद और इन दोनों का युद्ध हुआ था और यहाँ गढ़वाल वंश की स्थापना शासक है ना यहाँ हो गया था गौरी वंश, यानी तुर्कों का स्थापना हो गई थी तुर्की वंश की। अभी मैं आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ ना उसी पॉइंट से बाहर नहीं जाऊंगी। ये सारे तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ था, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, और ये देख सकते हो बिहार में एक और कौन सा विश्वविद्यालय था ये लिखा हुआ है। मैंने लिखा पूरा का पूरा डिटेल से आपको दूंगी। दांतपुरी, सोमपुरी ये भी कहाँ थे, और वल्लभी और पुष्पगिरी ये विश्वविद्यालय थे। ये भी मैं आपसे समझाऊंगी। दक्षिणी भारत के राजवंश जो राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल और चेर कहाँ कहाँ थे इसको मैं आपसे समझाऊंगी। ये आप पूरा डिटेल से देख सकते हो, एक एक पॉइंट दिखाऊंगी। और ये उत्तर भारत के राजवंश कौन कौन से, ये एनसीईआरटी में पॉइंट है ना, उससे बाहर मैं नहीं जाऊंगी। अब वो पूरा समझाऊंगी। किस किस ये स्थान बता रही हूँ मैप से, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ना, इसीलिए। ये है हर्षकालीन व बाद का भारत, इसके एमसीक्यू जो वन लाइनर और एबीसीडी टाइप के। तो ये सारी जो है ना नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब, इन सबको मैं मैप से समझाऊंगी और मैप से बताऊंगी। और एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट एक भी नहीं दूंगी आज मैं, थोड़ा सा होगा तो समझा दूंगी, नहीं तो नहीं। और ये सब मंदिर है, इसमें से एक 100% एक परीक्षा मंदिर आता है। और यहाँ जो ये है ना वंश, इसकी स्थापना से भी 1% 100% आता है। जो एनसीईआरटी 4BC ऐसे पॉइंट है ना, इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितना इस बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो मैं आपको पूरा मैप से समझाऊंगी। उत्तरी भारत के राजवंश, दक्षिणी भारत के राजवंश और मंदिर और ये सब, और जितनी भी शिक्षा के केंद्र हैं, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी है ना, उड़ीसा में कौन सा था वो पूरा डिटेल से। तो जयदेव की कृति का नाम क्या था, हर्षचरित, सॉरी गीत गोविंद। मैं बार बार है ना कन्फ्यूजन हो रही हूँ, तबीयत सही नहीं, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ एनसीईआरटी के ही एमसीक्यू वगैरह पीडीएफ वगैरह दे रही हूँ। क्योंकि अभी हमारा चल रहा है ना संगम काल में चोल वंश, उसका बनाना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रह सका, इसलिए मैं यही बना रही हूँ। तो गीत गोविंद लिखी थी। दक्षिणी भारत का राजवंश कौन सा है, चालुक्य है। बाकी तो सब उत्तर भारत में प्रतिहार, चालुक्य और प्रतिहार, गुहिल और चौहान। और गुहिल वंश जो राजस्थान में मेवाड़ में था। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इससे पहले उसकी थानेश्वर थी। गंगैकोट की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने की थी। राजेंद्र प्रथम का संपूर्ण इतिहास, उसके अभिलेख, उसके युद्ध, उसकी विजेताएं, उसकी उपाधियां, राजेंद्र प्रथम का पूरा इतिहास, जो चोल वंश का प्रथम शासक था, जिसको दक्षिणी भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मैंने पूरा वीडियो दे दिया है, कल ही दिया है। हर्ष की रचनाओं का नाम रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद था। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्ष चरित्र और कादम्बरी थी। लेकिन हर्ष चरित्र तो बाणभट्ट ने लिखी थी, लेकिन बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी ये मुझे बताना। जब मैंने कुषाण वंश का शासक कनिष्क पढ़ाया था, वहाँ पूरा डिटेल से बताया था किसने लिखी थी, किस समय इसकी रचना हुई थी। 606 में थानेश्वर का शासक बना था, ये देखो आप। अब ये मैं आप ये सब ना सब राज्य, ये जो है ना राज्य, मैं आपको पूरा डिटेल से, अभी मैंने खुद ने मैप बनाया है, मैं पूरा बताऊंगी और इनकी राजधानी वगैरह सब बताऊंगी। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, मैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही दूंगी यहाँ, तो बाकी सब मैं मैप से वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगी। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था 606 में। हर्ष बौद्ध बनने से पहले क्या था, तो हर्ष है ना बहुत ये था शिव है ना, सॉरी सूर्य और शिव का उपासक था, ये सूर्य और शिव का उपासक था। उसके बाद ये बौद्ध बना था, और जिसने प्रयाग सभा की या मोक्ष सभा उसे कहते हैं। हर्षवर्धन के विशाल धर्म सम्मेलन को कन्नौज में किया था उसने। कौन से शासनकाल में किया था, तो 643 में किया था। 643 में छठी सभा का आयोजन किया था प्रयाग में हर्षवर्धन ने। यहाँ कौन सा जो विदेशी यात्री था ये भी मुझे बताना, क्योंकि जब मैंने प्राचीन इतिहास के स्रोत में विदेशी यात्रियों में हेनसांग और फयान, इसकी पूर्ण संरचना, पूर्ण विवरण दिया था, अलग अलग एक एक वीडियो बना के। उसके अंदर उसकी पुस्तकें थी, उन्होंने कहाँ कहाँ विवरण दिया था, कहाँ कहाँ उन्होंने यात्राएं की थी, किस किस मंदिर में किस किस राज्य काल में गए थे, उसका शासक कौन था और ये वापस कब गए थे, पूरा डिटेल से। हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की, अभी बताया। नालंदा विश्वविद्यालय में वित्त पोषण और आर्थिक मदद के लिए हर्षवर्धन ने कितने दिए थे गांव दान में, 100 गांव दान में दिए थे, है ना।
फिर है राजतरणी के रचनाकार। राजतरणी के 4 भाग है या 5 है लगभग। तो पहला भाग है ना, ये कलर ने किया था, जयसिंह के समय किया था। दूसरा किसके समय किया था? तीसरा किसके समय किया था? जैन उल आबिदीन था ना, उसके समय में किसने इसका संपूर्ण विवरण किया था? ये सब राजतरणी का पूरा विवरण मैंने किया हुआ है, बौद्ध साहित्य में किया है, और जहाँ प्राचीन इतिहास के बौद्धिक साहित्य में किया साहित्य, वहाँ देख लेना। थानेश्वर में एक नए राजवंश की स्थापना की थी प्रभाकर वर्मन ने। मिहिर राजा मिहिर भोज था ना, परतियार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1151 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। गुइल वंश आगे चलकर सिसोदिया कहलाए थे। 2 शाखाएं हो गई थी ना इसकी। करण सिंह के समय हुई थी या जैत्र सिंह के उसके समय में कुछ वैसा हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से विद्यार्थी आते थे? तो ये नालंदा में मैप से समझाऊंगी तभी बता दूंगी। हर्षवर्धन में किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था चालुक्यों ने। किस शासक ने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी? ये तो राजेंद्र प्रथम था, कल मैंने पढ़ाया हुआ है। ये चोल वंश का शासक था प्रतापी। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में शिक्षा के बड़े केंद्र थे तो वल्लभी और कनेरी थे। तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में राजा मिहिर भोज किस वंश का? ये परतियार वंश का था ना। इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को भारत के अंदर नहीं घुसने दिया था। गुजर परतियार थे ना उन्होंने। एक और शासक था, एक और वंश था जो गुहिल वंश था। उन्होंने भी, जो कौन सा शासक था? बप्पा रावल। उसने भी सिंध और अरब आक्रमणकारियों को, सभी राजाओं को संगठित करके उसको भगाया था। किसने? बप्पा रावल ने, जिसकी उपाधि कालभोज थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के इस वंश में शासकों में दरबारी कवि थे, तो सैन्य वंश के शासकों के दरबारों में थे। और ये हर्षवर्धन की थोड़ी सी बड़े बड़े मोक्ष परिषद को क्या समझते हैं? मैंने कहा मोक्ष परिषद को प्रयाग सभा भी कहा जाता है। प्रत्येक 5वें वर्ष में हर्ष के शासनकाल में जब किया जाता था ना उसे, और ये नए कपड़े दान में देता, पहने हुए कपड़े भी दान में देता था। और इसको मोक्ष परिषद किसने कहा था? प्रयाग में होने वाली उस सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता है। सिक्कों और मोहरों की विशेषता क्या थी हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो ये आप पूरा डिटेल से इतना, अगर आप RS मैन का दे रहे हो तो डिटेल पढ़ सकते हो, लेकिन RS मैन का नहीं दे रहे हो, अगर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता कहते हैं उसे, और कॉलेज प्रोफेसर UGC नेट का दे रहे हो, तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया वही काफ़ी है। अब मैं आपको मैप से समझाऊंगी। जो मैंने मैप से बताया हुआ है सब वीडियो रिकॉर्ड करके करते हैं। ओल्ड NCERT की जो मैंने कहा मैप से बताऊंगी, जो जो पहले मैंने बताया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में है। चाणक्य और पाणिनि, चरक, बिंबिसार, इन सब ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी और 1980 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये सब ओल्ड NCERT जो RBSC के पॉइंट है वो बता रही। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ आप देखोगे ना, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। वर्तमान में ये बिहार है ना, मैं आपको मैप से बता दूँ, ये बिहार है और यहाँ बिहार है। यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। चीन, जापान, फारस, तुर्की, इंडोनेशिया से यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो है ना 3 पुस्तकालय को याद रखना, ये भी इसी बुक में दिए हुआ है ना, इसलिए। तो रत्न उदय और रत्न सागर और रत्न रंजिका, 3 नाम है इन 3 पुस्तकालयों के। तीनों को याद रखना, कई बार एग्जाम में इनको पूछा जाता है इसलिए। एक ये भी याद रखना कि इस पर है ना, इसको किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी था, उसने जलाया था। और बख्तियार खिलजी किसके शासनकाल में यहाँ आया था? तो लक्ष्मण सेन था। यहाँ बंगाल में पाल शासक था ना, बंगाल का कौन था? यहाँ बंगाल भी है, पाल शासक था। उस समय इसने आक्रमण किया था। सब एक ही मगध साम्राज्य में ही सब आते थे। अभी वर्तमान में सब अलग अलग है, पहले भारत में सब राज्य एक ही होते थे। तो यहाँ लक्ष्मण सेन था, वो 60 वर्ष का, थोड़ा सा बुढ़ा था उम्र में, फिर भी इसने पता नहीं था कि ये आक्रमण कर लेगा। ये जो बख्तियार खिलजी है ना, 25,000 सैनिकों की फौज लेके यहाँ दिल्ली में था। खिलजी वंश शायद ये यहीं से आया था, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि था ये अरब आक्रमणकारी, समझ सकते हो, तुर्की आक्रमणकारी था। तो यहाँ से आया ये 25,000 सैनिक लेके। लेकिन उस समय जो लक्ष्मण सेन था ना, यहाँ 6 वर्ष का शासक, वो विश्राम कर रहे थे। तो उनको पता चला कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर लिया है। तो ये यानी कि अचानक उठे वगैरह की, लेकिन सैनिक सहायता तो उनके पास एक अचानक से थी नहीं, व्यवस्था थी नहीं। तो ये गए कहाँ? विक्रमपुर। यहाँ आजू बाजू में विक्रमपुर का एक राजा रहता था, उन्हीं के पास गए थे। विक्रमपुर गौरेश्वर कोई नाम का राजा था, उनके पास। और ये सहायता लेकर आए, और सहायता लेके आए, यहीं गंगा नदी है ना, उसी तट पे वापस इस बख्तियार खिलजी को हराया और उसको वहाँ से भगाया, और इसने वापस से अपने बंगाल पे शासन की स्थापना की। लेकिन इसने तब तक नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। काफ़ी से ग्रंथ पुस्तकें काफ़ी जल चुकी थी यहाँ। ये स्टोरी थी इसकी, किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। अब है विक्रम से वल्लभी विश्वविद्यालय। ये देख सकते हो, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में गुणामिति और स्त्रमिति की शिक्षा दी जाती है यहाँ विक्रम वल्लभी विश्वविद्यालय में। और दूसरा विश्वविद्यालय एक और देखेंगे, ये बंगाल में था, सॉरी बिहार में था, नालंदा। जबकि दंतपुरी है ना, ये पाल शासक समय में 12,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, ये थे बिहार में।
और सॉरी बंगाल में, और सोमपुरी बौद्ध धर्म ये भी था बंगाल में। ये दोनों बंगाल में ही थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी सोमपुरी और दंतपुरी। तो ये ऐसे देखो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, देख सकते हो आप। फिर है बिहार में था, ये देखो ये बताया मैंने, बिहार में भागलपुर में पाल वंश धर्मपाल तंत्र शास्त्र की शिक्षा देते थे। यहाँ ये भी था जो पाल शासकों द्वारा दिया था, सोमपुरी है ना, ये उसका मैंने बता दिया। और सॉरी ये बिहार, एक और उड़ीसा में अलग है। उड़ीसा में है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, जो उड़ीसा में कलिंग राजाओं ने इसको बनाया था, है ना, किन्होंने, कलिंग राजाओं ने इसकी स्थापना की थी, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो उड़ीसा में है। उसके बाद बढ़ेंगे दक्षिणी भारत के राज्य में जो एनसीईआरटी में दिए हुए है ना, उससे बाहर नहीं जाऊंगी मैं। तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चेर। तो यहाँ देखेंगे पंजाब पर किसका वंश था, शाही वंश था। जयपाल और आनंदपाल यहाँ प्रमुख राजा थे, किसके, शाही वंश के, जो पंजाब पर इसका अधिकार था ये। और उसके बाद पाल वंश, ये 8वीं शताब्दी में इसका संस्थापक कौन था, गोपाल था। कौन था, गोपाल। उत्तराधिकारी धर्मपाल ने साम्राज्य विस्तार, इसका गोपाल है ना, इसका ही उत्तराधिकारी था धर्मपाल, और इसी ने साम्राज्य विस्तार किया था। और यहाँ बेसिक जानकारी मिलेगी आपको 7th में। 8 में और जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। 9th क्लास में जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाएंगे। 10th में और डिटेल में। ऐसी तरह के एकदम से विकास नहीं होता, धीरे धीरे विकास होता है, लेकिन पर्सन यहाँ से बहुत पुटअप होते हैं। देखो ऐसे हमें पता ही नहीं होता है। और कदम वंश है ना, ये ब्राह्मण वंश था, और इसका संस्थापक मयूर शर्मन था। कोंकण राज्य में इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद है चेर वंश, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम राज्यों में था इसका प्रथम शासक था उजे जेराले। कौन था, उजे जेराले। राजधानी बेंगी थी, राज्य इसका धनुष था। क्या था, धनुष था। और उसके बाद है पांड्य राजवंश, प्रथम शासक नेडियोन था, राजधानी मदुरई थी। 560 से 1300 शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। पांड्य राज्य में ही आपको पता है 3 संगम, तमिल संगम हुए थे ना, तीनों ये मदुरई में हुए थे। 2 3 तो एक हुआ था कपाटपुर में, है ना, तो ये मदुरई में हुए थे। किस शासकों में पहली अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, दूसरी बार भी अगस्त ऋषि ने की थी, लेकिन प्रारंभ में अगस्त ऋषि ने की थी, लेकिन बाद में तोलका पीरियड ने की थी। तीसरी बार जो संगम, तमिल संगम हुआ ना, उसकी अध्यक्षता नकीरर ने की थी। जब मैंने संगम काल का पहला वीडियो पढ़ाया था, शायद उसी के अंदर बताया हुआ है, और वही पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब मुझसे नहीं होगा, आज मुझसे नोट्स नहीं, फिर भी मैंने इतने मैप बना के आपके लिए किया है। और ये है वातापी के चालुक्य थे ना, सॉरी चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का इतिहास बहुत है, वो मैं आपके पढ़ाऊँगी आपको, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। और ये चालुक्य का था। और ये कौन सा प्रयाग प्रशस्ति है ना, हरिसेन की है, कौन सी है, उसके अंदर शायद इसका भी वर्णन मिलता है। ये विक्रमादित्य एक दूसरा राजा था, वह विक्रमादित्य था जो यहाँ था। ये सब शासक यहाँ थे, कौन थे, चालुक्य। उसके बाद राष्ट्रकूट कहाँ थे, तो राष्ट्रकूट था, ये शासक राष्ट्रकूट वंश यहाँ था, ये भी महाराष्ट्र में था। चालुक्य वंश भी महाराष्ट्र में था। यहाँ वातापी की चालुक्य अलग है, लेकिन यहाँ जब जाएंगे ना, वेंगी की चालुक्य और अलग थे। वेंगी की चालुक्य अलग, वातापी के अलग, कल्याणी के अलग। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, याद रखना। जिस तरह चोल वंश ने 2 बार स्थापना की ना, प्रथम बार में कहाँ की थी, प्रथम बार में चोल वंश की स्थापना हुई थी वो 3री शताब्दी में हुई थी। उसके बाद दूसरी बार जब चोल वंश की स्थापना हुई थी वो 9वीं शताब्दी में हुई थी। 8वीं 9वीं में विजययाल ने की थी, यानी कि 2 बार इसकी स्थापना हुई थी चोल वंश की। और चोल वंश आपको पता है यहाँ था, ये देख सकते हो चोल वंश। और चोल वंश की राजधानी वगैरह सब पढ़ेंगे। ये था कृष्ण तृतीय है ना, और ध्रुव और गोविंद इसके महत्वपूर्ण शासक थे राष्ट्रकूटों के। और कृष्ण तृतीय ने चोल शासकों पे आक्रमण भी किया था, और इसका एक महत्वपूर्ण स्थान भी उसको जीत लिया था। अब है तीसरा, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़े। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ अगर मुझे कुछ याद हो तो, लेकिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में आगे मिलेगा आपको। ये है बंगाल के अंदर है सेन वंश। पहले पाल वंश था यहाँ, पाल वंश के बाद में सेन वंश आया था, है ना। तो इसका सामंत सेन था, उसने इसकी स्थापना की थी सेन वंश की। और इसके शासक थे विजय सेन, बलाल सेन और लक्ष्मण सेन, है ना, लक्ष्मण सेन। और ये लक्ष्मण सेन है ना, इसी के समय में ये जो बख्तियार खिलजी, उद्यानुद्दीन खिलजी वगैरह हुआ था ना, वो लक्ष्मण सेन था यहाँ का राजा। और उसके बाद है, ये देख सकते हो आप, ये है महाबलीपुरम मंदिर है ना, यह कांची में बनाया था। ये पल्लव का कौन सा शासक था। और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर था ना, वो भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। और सबसे पुराना वंश यही था पल्लव वंश, जो दक्षिणी भारत का था। और चालुक्यों की राजधानी पर इन्होंने अधिकार भी किया था नरसिंह वर्मन ने। चोल वंश का पराक्रमी राजा राजेंद्र प्रथम था, जिसने गंगेकोड चोलमपुरम जो नगर भी यहीं बसाया था। और गंगेकोड चोल है ना, उसकी उपाधि भी इसने धारण की थी। और संपूर्ण दक्षिणी भारत और श्रीलंका को पूर्ण विजित किया था राजेंद्र प्रथम ने। ये है मालवा के परमार वंश था, संस्थापक उपेंद्र। करसन राज, मुंज और ओहर्ष और भोज, जयसिंह, दयादित्य, ये सभी मालवा के परमार वंश के शासक थे। उसके बाद अब उत्तर भारत के राजवंश आ रहे हैं धीरे धीरे। अब है बुंदेलखंड में हम देखेंगे ना,
तो बुंदेलखंड में चंदेल वंश का संस्थापक बुंदेलखंड में चंदेल वंश था। कौन सा था? चंदेल वंश। संस्थापक कौन था? यशोवर्मन। बाद में दंग इसके खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था? बुंदेलखंड के चंदेलों ने बनाया था। खजुराहो का मंदिर यहाँ बनाया था। और उसके बाद है चालुक्य वंश। ये आप देख सकते हो चालुक्य वंश जो गुजरात में था। चालुक्य वंश ये गुजरात है। स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। भीम प्रताप, सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल इसके प्रमुख शासक थे। अभी ये ऊपरी ऊपरी डिटेल ही दे रहे हैं ना एनसीईआरटी में। ये उत्तर भारत के राजवंश से गुजर प्रतिहार राजा मिहिर भोज था। राजस्थान में था ये। कहाँ था? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में था ये। उसके बाद एक और है, ये देख सकते हो अजमेर में चौहान वंश था जो शक्तिशाली तो विग्रहराज राजा था, लेकिन प्रतापी शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ना, पृथ्वीराज नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। उसके बाद मेवाड़ में कौन सी शाखा थी? गुहिल। आगे सिसोदिया कहलाते ये। गुहिलों का संस्थापक गुहादित्य था। उसके बाद बप्पा रावल है ना, उसको कालभोज की उपाधि थी। अभी हमारा जो